पास्ट पार्टिसिपल। आज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल बनाना सीखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होती है, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल की तरह कार्य करती है। इसकी विशेष चीज़ क्या है? ये विशेषण की तरह विशेषता बताता है। विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है। विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है। हिंदी अर्थ इसके क्या निकलेंगे? हिंदी अर्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंथेसिस बनाने के लिए वाक्यों की हिंदी बना के कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हालांकि नियम की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? जैसे खोया हुआ, ढका हुआ, टूटा हुआ, बीता हुआ। तो ये जो शब्द हैं ये हिंदी अर्थ उसके निकलेंगे। ये किसकी तरह कार्य करेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट पार्टिसिपल की तरह कार्य करेगी। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। आगे चलते हैं, इसके रूल नंबर 1 और उसके उदाहरण देखते हैं। माना ये व भी दो वाक्य हैं, दोनों के कर्ता अलग अलग। माना ये भी दो वाक्य मेरे पास, कर्ता दोनों के अलग अलग हैं। ए का जो ऑब्जेक्ट है वो बी में सब्जेक्ट हो, तथा बी वाक्य पैसिव में हो, अर्थात बी वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, जो कि ए के ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रही हो। क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और वो किसी न किसी प्रकार से विशेषता जो कि ए के ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रही हो, तो इस क्रिया को ही उठाकर ए के ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं और हमारा वाक्य सिंपल हो जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। मैंने अपनी पर्स पाई, पर्स खोई थी। अब पहले देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं हमारे सूत्र में क्या है। माना ए बी वाक्य है, हमारे पास एक वाक्य ये है ए, दूसरा वाक्य बी है। कर्ता अलग अलग है। इसमें का कर्ता आई था, इसमें का कर्ता क्या था? द पर्स था। फिर क्या कहता है? ए का ऑब्जेक्ट बी में सब्जेक्ट हो। जो ए का ऑब्जेक्ट हमारा था वो बी में क्या हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। तथा बी वाक्य पैसिव में हो। बी हेल्पिंग वर्ब के साथ दो ही प्रकार की क्रिया आ सकती हैं। आपको बता दें, बी हेल्पिंग वर्ब के साथ दो ही प्रकार की क्रिया आ सकती है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दो ही आएंगी। तो ये आईएनजी वाली नहीं है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है द पर्स। तो बी वाक्य में पैसिव में हो, अर्थात बी वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। जो कि ए के ऑब्जेक्ट की विशेषता, एक ऑब्जेक्ट क्या था? पर्स खोई कैसी थी? खोई हुई थी, जो कि एक ऑब्जेक्ट विशेषता बता रही हो। तो इस क्रिया को ही उठाकर ए के ऑब्जेक्ट पहले ले लेते हैं। तो आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। तो हमारी क्रिया यही जो हमारी है, यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करेगी। सेंटेंस बन जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपनी खोई हुई पर्स प्राप्त की। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पे बता दें आपको, जो पास्ट पार्टिसिपल है, मैंने जैसा कि भी शुरुआत में बताया था आपको, इंट्रोडक्शन जब इसका शुरू कर रहे थे यही क्लास, कि पास्ट पार्टिसिपल
किसकी तरह समान कार्य करता है? एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, विशेषण की तरह। देखिए पास्ट पार्टिसिपल इसकी विशेषता था। पर्स कैसी थी? पर्स खोई हुई थी। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपनी खोई हुई पर्स प्राप्त की। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे लिखा है आई हैव अ बैट, द बैट इज ब्रोकन। आई हैव ए बैट, द बैट इज ब्रोकन। हमारा सब्जेक्ट अलग अलग है दोनों का। ए का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बी में क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। और बी वाक्य कैसा है? बी हेल्पिंग वर्ब लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो ये हमारा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करेगी। इसे उठा के यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा? आई हैव अ ब्रोकन बैट, मेरे पास एक टूटा हुआ बैट है। यहाँ पे एक डाउट क्लियर करते हैं आपको। बहुत से बच्चों को मन में आ सकता है कि लूज वर्ब ये कहाँ से आ गई। एक होता है हमारा LOOS, लूज माने ढीला होता है, और एक लूज माने होता है खोना, जिसे कहते हैं आप अंग्रेजी में किसी को चिढ़ाने के लिए बच्चे बोलते हैं, हार जाता है कोई तो लूजर कहते हैं। तो ये लूज, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट। लूज माने हार जाना, लॉस्ट माने खोया या हार गया ऐसे। ये लूज ढीला होता है, ये लूज हमारा, ये और ये लूज दोनों उच्चारण एक जैसे हैं। ये होमोफोनिक उसमें होमोफोन्स में है। इनकी जो हमारा उच्चारण है एक जैसा है। लूज इसका भी है, लूज इसका है। लूज, लॉस्ट, ये हमारे शब्द हैं, इसलिए यहाँ पे ये लूज, लॉस्ट ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह कार्य कर रहा है। आई सॉ अ डेड बॉडी, आई सॉ अ डेड बॉडी, इट वॉज कवर्ड, मैंने एक डेड बॉडी देखी, कवर्ड थी। कर्ता अलग अलग है, ठीक। और इसका जो एक ऑब्जेक्ट है बी में क्या है? सब्जेक्ट है। बी वाक्य पैसिव में है, बी हेल्पिंग वर्ब है तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करेगी। इसे उठाकर हम कहाँ ले आएंगे? सीधे यहाँ पे लेंगे। तो आई सॉ अ कवर्ड डेड बॉडी, मैंने एक ढका हुआ मृत शरीर देखा, मैंने एक ढका हुआ मृत शरीर देखा। तो ये हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। अब यहाँ पे एक हम विशेष चीज़, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ये हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों जितने भी हमने उदाहरण दिए उसमें हमने इसको पहले ही रखा, लेकिन किस स्थिति में हम इसको बाद में रखेंगे वो आपको बताते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि हम उस विशेषण को पहले रखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है, किंतु यदि। किंतु यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कोई प्रीपोजिशन लगकर अन्य शब्द भी जुड़े हो तो उस पूरे हिस्से को ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। अभी तक क्या करा था हमने? क्या था अभी? आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, हमने उस शब्द को, ठीक है। तो आई हैव ए ब्रोकन बैट, तो वो शब्द हम क्या कर रहे थे? उसके पहले लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, यदि उसके साथ कोई और भी प्रीपोजिशन लगकर अन्य शब्द भी जुड़ गए हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं, जैसे अभी हमने जो पीछे उदाहरण लिखा था उसी में क्या उदाहरण देखते हैं। आई सॉ a dead body, I saw a dead body, I saw a dead body, it was covered with a white cloth, it was covered with a white cloth। अभी देखिए, अगर हम ये सेंटेंस हमारा ये होता और हमारा सेंटेंस ये होता तो हम क्या करते हैं? इस कवर्ड को उठा के यहाँ पे फिट कर देते हैं कि हमारा सेंटेंस ये होता है। लेकिन कवर्ड के साथ हमारे साथ क्या लगा हुआ? ये एक्स्ट्रा में लगा विद ए व्हाइट क्लॉथ। तो अगर हम कहते हैं आई सॉ ए डेड बॉडी, मैंने एक कवर्ड डेड बॉडी, मैंने एक ढका हुआ मृत शरीर देखा, ठीक, तो वो सही नहीं बनेगा। हमें क्या बनाना चाहिए फिर? आई सॉ अ डेड बॉडी, I saw a dead body covered with a white cloth, covered with a white cloth। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो ये हमारे हो गए। अभी इसी में जैसे हमने अभी आपको रूल नंबर 1 बताया तो उसी में रूल नंबर 2 भी इसी में है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, इसको मिटाते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? कभी कभी
केवल इतना ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ वैसे कभी 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 क्या होगा, कर्ता समान हो सकते हैं। जब कर्ता समान होंगे तो ऑब्जेक्ट की कोई संभावना नहीं, तथा उनमें कहीं ना कहीं कोई एक या दोनों वाक्य हो सकता है, एक वाक्य हो या दोनों वाक्य पैसिव में हो सकते हैं। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म कर्ता की विशेषता बताए उसे उठाकर कर्ता के पहले लिख देते हैं। लेकिन ऐसा केस आपका मुश्किल से 5% होगा। 95% जो इसके वाक्य होंगे वो रूल नंबर 1 के पैटर्न को फॉलो करेंगे। वो रूल नंबर 1 के पैटर्न को फॉलो करेंगे, या रूल नंबर 1 का जो हमने दूसरा सब्स्टिट्यूट उसका सेकेंडरी बताया था कि प्रीपोजिशन के साथ वर्ब कनेक्ट हो सकती है। 95% सेंटेंस उस पैटर्न पे होती है, केवल 5% बल्कि इससे कम सेंटेंस होंगे जो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे लिखा है टाइम इज लॉस्ट, टाइम इज लॉस्ट, समय खो गया है। इट विल नेवर रिटर्न, इट विल नेवर रिटर्न, इट विल नेवर रिटर्न। समय खो गया है, ये कभी वापस नहीं आएगा। जो समय खो गया, समय देखिए हमारा दोनों, इसमें भी समय लगा है, इसमें भी लगा है, लेकिन क्या है पैसिव वॉइस इसमें, ये तो है नहीं सेंटेंस, पैसिव हमारा यही सेंटेंस है। तो कहीं ना कहीं पैसिव सेंटेंस हमने देखा पहले वाले रूल में भी पैसिव की भूमिका बहुत आवश्यक होती है, अर्थात क्योंकि पैसिव में ही तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वही हमारी विशेषता करेगी। टाइम इज लास्ट, समय खोया हुआ है, इट विल नेवर रिटर्न, तो क्या होगा, विशेषता किसकी बता रहा, समय की, तो क्या हो जाएगा लॉस्ट टाइम, लॉस्ट टाइम, खोया हुआ समय, लॉस्ट टाइम विल नेवर रिटर्न, विल नेवर रिटर्न, विल नेवर रिटर्न। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, फिर हम अपना क्लास वाइंड अप करेंगे। फिर देखते हैं एक उदाहरण क्या कहता है। माई शूज और टॉर्न, टीयर टूर टॉर्न, मेरे जूते फटे हुए हैं। दे शुड बी रिपेयर्ड, दे शुड बी रिपेयर्ड। अब आपको बताते हैं, देखिए दोनों वाक्य इसमें पैसिव, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव, ठीक। रिपेयर्ड माने सुधारे जाने चाहिए, लेकिन माई शूज आर टॉर्न, मेरे जूते फटे हुए हैं। तो जूतों की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, ये बता रहा है TORN, मेरे जूते फटे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमने एक सेंटेंस बना दिया, माई टॉर्न शूज, माई टॉर्न शूज शुड बी रिपेयर्ड, मेरे फटे हुए जूतों को सुधारा जाना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं, जो रूल नंबर 1 को है उसको फॉलो अगर आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस हमारे सही हो जाएंगे। तो ये क्लास हमारा आज का ओवर हुआ। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हम अगले क्लास के लिए इंतजार करते हैं।